Good morning everyone. Today we are going to discuss projectile motion. So let start. बहुत आराम से, बहुत धैर्य से चैप्टर को देखिएगा, बहुत ही आसान भी है। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो इसके सारे सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। आपके किताबों में इसको दिया होगा मोशन इन प्लेन चैप्टर में, मोशन इन प्लेन। ठीक है। तो बेसिकली कोई पार्टिकल है हमारा जो प्लेन में एक मूव कर रहा है, यानी ये 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है ना। कैसा है? 2 डायमेंशनल मोशन है। क्लियर? तो देखिए, कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कब करेगा? ठीक है ना। तो हम लोग डेली लाइफ में किसी भी चीज़ को अगर फेंक रहे हैं, ठीक है ना, ग्रेविटी के प्रेजेंस में, अगर इस चौक को ही ऐसे प्रोजेक्ट किए तो ये जो पाथ लेगा वो क्या है? प्रोजेक्टाइल है। ठीक है। यानी इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि हमें जो प्रोजेक्ट करना है बॉडी को, उसको किसी एंगल पे करना है। वो एंगल ऐसे नहीं हो सकता, नीचे की तरफ नहीं हो सकता, ऊपर की तरफ नहीं हो सकता, अदरवाइज इन दोनों में क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। यानी सबसे पहले चीज़ तो ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कोई बॉडी करेगा कब? जब इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ना हो और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ना हो। इन दोनों केस में बॉडी हमारी कैसी मोशन करती है बच्चों? स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, प्रोजेक्टाइल नहीं करती। ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हैं। इस चौक को अगर ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से इस हाथ से देख लीजिए, तो कैसा करेगा? सीधे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। और इसको अगर ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो तब भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में अगर रिलेशन पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अदरवाइज, और इन दोनों एंगल को छोड़ के किसी भी एंगल पे आप फेंक लो, ठीक है ना, थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, इन दोनों को छोड़ के अदर देन 0 एंड 180 डिग्री, तो हमारा जो भी मोशन होगा वो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल होगा। पहली चीज़ तो ये है, लॉजिकल सी बात। ठीक है। अब ये अगर चौक है, ठीक है ना, देखो ये चौक है, इस चौक को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो पाथ लिया है वो कैसा है? प्रोजेक्टाइल है। ठीक है ना। ऐसे कर रहा है, सिंपल सा है, पैराबोलिक पाथ है। यानी अगर मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना, किसी भी वेलोसिटी से, हाँ, अदर देन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो ये कोई एंगल है थीटा हमारा, तो इसका जो पाथ होगा, ठीक है ना, वो कैसा होगा? इस तरीके का होगा कुछ। ठीक है ना। इसको हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में, इसको क्या कहते हैं? पैराबोला। ठीक है। तो पाथ कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये, इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है ना। बहुत आराम से, बहुत बेसिक चीज़ें बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब इसके बाद आइए छोटी छोटी चीज़ें और सीख लेते हैं। क्या है वो छोटी छोटी चीज़ें? कि अगर किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, अब ज़रूरी नहीं है बच्चों कि प्रोजेक्टाइल हमेशा ऐसा ही होगा। पहली चीज़ तो ये भी दिमाग में बैठा लेना है आपको। अगर मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं, छत से कुछ चीज़ें हैं जो नीचे फेंक रहे हैं आप, तो ठीक है ना, तो ऐसे भी फेंक सकते हो, तो ये भी प्रोजेक्टाइल है। ऐसे ऊपर फेंक रहे हो आसमान में, तो आसमान में से ऊपर आके नीचे गिरेगा, ये भी प्रोजेक्टाइल है। ठीक है ना। डायरेक्ट किसी को नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो भी प्रोजेक्टाइल है। ठीक है ना, अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है। और या तो आप ग्राउंड पे हो तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कर रहे हो, तब भी प्रोजेक्टाइल है। और प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? जो बच्चे बास्केटबॉल या वॉलीबॉल खेलते होंगे तो वो क्या करते हैं? बास्केट में बॉल को फेंकते हैं, तो यहाँ पर कहीं मान लीजिए है, ठीक है ना, तो ये बॉल इसमें जाके गिर रही है, ये भी प्रोजेक्टाइल। ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल क्या है? प्रोजेक्टाइल के ही हैं। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट आप कर रहे हो अदर देन एंगल 0 एंड 180, और वो एंगल किसके बीच में होना चाहिए बच्चों? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में। क्लियर है? चलिए, तो हम इन सारे सिचुएशन को डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू, लेकिन जो सबसे पहले बेसिक सिचुएशन है
वो हमारा होता है बच्चों ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, मतलब किसी चीज़ को हम ग्राउंड से फेंक रहे हैं, ठीक है, और वो कहाँ पर गिर रही है, ग्राउंड पे ही गिर रही है। तो अगर मान लीजिए इसको u वेलोसिटी से फेंका गया, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे, तो इसका पाथ कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। अब चलिए पहले कुछ चीज़ों के एनालिसिस कर लें अच्छे से। मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, कुछ समय के बाद ये पार्टिकल यहाँ पर आया, ठीक है ना, कुछ समय के बाद पार्टिकल ये यहाँ पर आया, कुछ समय के बाद ये पार्टिकल यहाँ पर आया, कुछ समय के बाद ये पार्टिकल यहाँ पे आया, लास्ट में ये यहाँ पर आया। तो जिस समय पार्टिकल यहाँ पर होगा उस समय उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। मैं वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ बस, किधर होगा, इधर की तरफ। जब ये सबसे टॉप पॉइंट पे पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बच्चों इधर की तरफ, यहाँ पे इधर की तरफ, और इसमें इधर की तरफ। क्लियर है। तो बेसिकली मोशन इन प्लेन में या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको जब भी डील करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि दो एक्सिस से मिलके एक प्लेन बनेगा। तो अगर हमको इस पॉइंट पे पहुंचना होगा तो थोड़ा सा एक्स में चल लेंगे इधर और फिर वाई में आ जाएंगे, तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। यानी मोशन इन प्लेन को बेसिकली हम स्ट्रेट लाइन मोशन से रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है ना, अलग अलग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चल के, फिर हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। खैर, अगर मैं इस समय जो वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी है, इसकी बात करूं तो इस वेलोसिटी का देखो बच्चों दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो बच्चों एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है, एक वाई डायरेक्शन, सॉरी ये वाई डायरेक्शन है, ये हमारी एक्स डायरेक्शन है। फिर यहाँ भी ये वाई डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में। क्लियर। यहाँ पर देखो बच्चों केवल वेलोसिटी किधर है, यहाँ पर वेलोसिटी किधर है, केवल एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो बच्चों उसी तरह ओरिजिन पे भी देख सकते हो, वेलोसिटी का एक वाई डायरेक्शन है, दूसरा एक एक्स डायरेक्शन। अच्छा, ये वेलोसिटी और इस वेलोसिटी में रिश्ता कैसा है बच्चों, 90 डिग्री का है, ठीक है ना। वी वाई और वी एक्स में रिलेशन कितना है, एंगल कितना है, कितना है बच्चों, 90 डिग्री। मतलब अगर किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे पता करना पड़ता है कि वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी बात कर रहे हैं, तो वेक्टर में आप लोग पढ़े हो ये हमारा क्या है, एक्स कंपोनेंट है, ये क्या है, वाई कंपोनेंट है। तो बेसिकली इस v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एट एनी टाइम t वी एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस वी वाई जे कैप। अब j टाइम टू टाइम क्या हो सकता है बच्चों, डायरेक्शन बदल सकता है। यहाँ पर j पॉजिटिव है, मतलब वाई एक्सिस पॉजिटिव के लॉन्ग है, यहाँ पर नेगेटिव के लॉन्ग है। तो अगर इस सिचुएशन को लेंगे तो वो लिखेंगे, इस सिचुएशन को लेंगे तो j के जगह क्या लिख लेंगे, माइनस j। तो अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकालूं तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। क्लियर है ना। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये तो वेक्टर फॉर्म में था अभी। मतलब मुझे ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल अगर किसी समय पे क्वेश्चन पूछ दिया कि वेलोसिटी कितनी होगी, यानी हमको वो रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ रही है, पहली चीज़ तो ये दिमाग में आपको रखनी है, ठीक है ना। अब वो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकलेगी, हमको वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मालूम होना चाहिए और वाई कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इस फिगर में अभी पहले इस फिगर को ही डिस्कस कर लेते हैं। इस फिगर में और कुछ बताइए, वेलोसिटी बच्चों कहाँ जीरो हो रही है इस पूरे फिगर में, तो वेलोसिटी कहीं नहीं जीरो हो रही है, ठीक है ना। टॉप वाला जो पॉइंट है यहाँ पर देखो तो वाई कंपोनेंट वाली वेलोसिटी जीरो है, लेकिन एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी है, ठीक है ना। और इस पॉइंट को छोड़ के हर जगह दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो क्वेश्चन कभी कभी इस पर घुमा के ही पूछता है कि आप वो जगह बताइए जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है ना। अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो कहीं काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। एक जगह वेलोसिटी जीरो है वाई डायरेक्शन में, लेकिन एक्स में तो है, यानी ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेटिक एनर्जी हमारी कभी भी जीरो नहीं होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप सुनते रहिए, खुद से लिखते रहिए, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इनके जिक्र करूंगा, उसे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बाई फिगर भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। जब एक भी कंपोनेंट वेलोसिटी का बच जाएगा तो भाई काइनेटिक एनर्जी कहाँ से जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, 1/2 mv² होता है। चलिए दूसरा सिचुएशन देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं फिगर को, ठीक है। इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था, ये एंगल थीटा है। ध्यान से देखो बच्चों, पार्टिकल जब भी जहाँ भी था
इस पार्टिकल पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था। तो बेसिकली ये टॉपिक तो काइनेमेटिक्स के अंदर आता है, तो हमको फोर्स का जिक्र नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं बच्चों, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, विदाउट नोइंग कॉज ऑफ इट, कि क्यों हो रहा है वो, ये नहीं जानना चाहते हैं और जानते नहीं। लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा फील है। अगर इस पार्टिकल को यहाँ पे प्रोजेक्ट किए तो अर्थ हमारा क्या कर रहा है, धरती माता क्या कर रही होंगी, इसको अपनी तरफ खींच रही होंगी, यानी इसकी एक्सेलरेशन बच्चों कहाँ होगी, नीचे की तरफ, ठीक है ना। फोर्स नीचे लग रहा होगा तो जाहिर सी बात एक्सेलरेशन की तरह नीचे ही की तरफ होगी। तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगी। क्लियर है ना, मतलब फोर्स किधर लग रहा है बच्चों, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स में कोई फोर्स लग रहा है क्या, ध्यान से देखिए, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये बच्चों हम एक्स और वाई की बात ही क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये पार्टिकल एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है, तो मुझे दोनों की बात करनी ज़रूरी है, ठीक है ना। दोनों के मदद से ही हम किसी पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। अगर इस पॉइंट पे मुझे पहुंचना है तो मुझको एक्स में इतना चलना पड़ेगा और वाई में इतना चलना पड़ेगा, तब जाके इस पॉइंट पे आऊँगा मैं, यानी एक्स और वाई दोनों में हम बात करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि क्या एक्स में कोई फोर्स लग रहा है, तो आपको कोई फोर्स नहीं दिख रहा है मतलब फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली आपका एयर भी मौजूद होता है तो एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो एफ में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको ही पढ़ लेते हैं। अगर एफ में फोर्स नहीं है बच्चों तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो काइनेमेटिक्स के जो भी इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, वी एक्स बराबर यू एस प्लस ए एक्स टी, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया, वी एक्स बराबर यू एक्स, पहली चीज़ तो ये मिल गई, ठीक है। हालांकि आपको ये इक्वेशन ऊपर वाली ही याद रखनी है, हाँ, लेकिन इस कंडीशन के लिए वी एक्स क्या है बच्चों, यू एक्स के बराबर है, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, बहुत सुंदर सी बात बता रहा है, बहुत ही सवालों में इसका बहुत ही अच्छा यूज होने वाला है, ठीक है ना। एकदम खतरनाक यूज होगा, जहाँ पर आप क्वेश्चन को सोच नहीं पा रहे होंगे ना, वहाँ पे यहाँ से सॉल्व होगा। तो ये क्या बता रहा है बच्चों कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। बताइए कितनी अच्छी बात कह रहा है। अगर मान लेते इधर वेलोसिटी इनिशियली कितना है, 10 है, तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 2 होगा, हर जगह एक्स कंपोनेंट जो होगा क्या वो सेम होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंपल सा बेसिक सी बातें हो रही हैं यहाँ पे। चलिए दूसरा काइनेमेटिक्स का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, एस एक्स बराबर यू एक्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी को यू एक्स लिख लिए हैं प्लस ए एक्स टी स्क्वायर, क्लियर है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो एस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी, ठीक है ना। तो ये तो आप पढ़े हो ना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो बेसिकली इसी इक्वेशन से आता है जब एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाए तो। थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है ना। तो 2ax ले लेते हैं, sx ले लेते हैं, ये सारे x कंपोनेंट लिख लिए हमने। अगेन आप एक्सेलरेशन 0 करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v बराबर u, यहीं वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आइए इसको एक ही जगह अच्छे से लिख लिया जाए और फिर डिस्कस किया जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या निकालना है, कैसे इसके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो पहली चीज़ बच्चों हम लोग पढ़े हैं एक्स डायरेक्शन के बारे में, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए बच्चों हम पहले एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दोनों में सारे कंपोनेंट को लिख लें कि आपको याद रहे हमेशा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में बच्चों हमारा फोर्स 0 था, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन में फोर्स 0 नहीं है। एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चों एक्स डायरेक्शन का,
जीरो होगा, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी है तो आप वेक्टर का साइन लगा दीजिएगा। एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में इस समय क्या हो जाएगा बच्चों, जी होगा, ठीक है ना। अब डायरेक्शन आपका जो भी ले लो तो माइनस जे कैप हो जाएगा, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन नीचे अगर डाउनवर्ड ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। अब इसके आगे जो भी 3 इक्वेशन है हमारे उनको लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है। तो ए एक्स तो बच्चों हमारा जीरो है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको याद यहीं रखना है, हो सकता है किसी केस में ऐसा भी हो कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो ना हो, ठीक है ना। तो उसमें तो हम पूरा का पूरा इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन या फिर टावर से फेंकने पे या फिर कोई भी फेंकने, किसी भी एंगल पे कहीं भी फेंकने पे एक्स जीरो होगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम इंक्लाइंड प्लेन के बारे में पढ़ने जाएंगे ना, वहाँ पे एक्स कंपोनेंट जीरो नहीं होगा, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा क्या बच्चों, एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, यू स्क्वायर एक्स प्लस 2ax एस एक्स। क्लियर है। आइए वाई डायरेक्शन में भी ऐसे ही लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। और क्या बच्चों, लास्ट वन इज वी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर वाई प्लस 2ay एस वाई, ठीक है ना। इन दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। यानी दिमाग में बस एकदम सिंपल सा कंसेप्ट ये बना के रखना है कि आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को यूज करना है, ठीक है। अब जिस भी टर्म को हमें फाइंड करना होगा उस टर्म को देखेंगे कि वो हमको किधर चलने पे मिलेगा, ठीक है। तो जिधर जाने पे मिलेगा उधर वाला इक्वेशन यूज करेंगे। हो सकता है वो x में जाने पे मिले तो x का यूज करें, y में जाने का मिले तो y पे ही यूज करें, ठीक है ना। तो इतना बेसिक सी बात है, आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। बाद में धीरे धीरे आपका कंसेप्ट बन जाएगा तो ये सब एस एक्स एस वाई ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ बिगनर के लिए ये ज़रूरी है। चलिए अब बच्चों देखिए, प्रोजेक्टाइल में कुछ टर्म आएंगे जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है। किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किए, ठीक है ना, किसी वेलोसिटी से किसी एंगल पे, तो पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जो एक्स में जो चलता है वो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रेंज, ठीक है ना। क्या कहते हैं, रेंज, ठीक है। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब पार्टिकल सबसे ऊंची पोजीशन पे रहता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट क्या है बच्चों, कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन वो सबसे ऊंचा कब था, ठीक है ना, उसकी हाइट सबसे बड़ी कब थी, सबसे लंबी कब थी। तो ये सब नहीं हो सकता ना, यहाँ पे देखो हाइट कुछ है, यहाँ भी कुछ हाइट है, तो इससे ज़्यादा हाइट नहीं है, इसीलिए इसको एच मैक्स लिखा जाता है, ठीक है। और क्या है, और एक बात है हमारे बच्चों की, यहाँ से यहाँ तक का जो उड़ान का समय है, ठीक है ना, जो समय लगा बेसिकली, इसको प्रोजेक्ट किए तो ये ऊपर हवा में गया, फिर आया ऐसे नीचे गिरा, तो जो समय लगा उसको क्या कहते हैं हम, उड़ान का समय। और लिखा भी वैसा ही कुछ जाता है, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसको कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये 3 टर्म है जो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइए डिराइव करते हैं। डेरिवेशन से पहले बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डेरिवेशन है उसको करने का तरीका समझिएगा, ठीक है ना। डेरिवेशन याद करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के ही मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उस जो भी टर्म में डिराइव करने जा रहा हूँ उसको किस लॉजिक पे सॉल्व कर रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा, तो आप शायद सारे क्वेश्चन आसानी से लगा लें। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है ना। मैं रेंज पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, आराम से समझना। हमें रेंज कैलकुलेट करना है। रेंज क्या होगा, है डेरिवेशन ही, बट मैं एज ए न्यूमेरिकल लेके इसको सॉल्व कर रहा हूँ।
तो अगर हमारा ये रेफरेंस है, ठीक है ना बच्चों, तो रेंज क्या है, रेंज ये है हमारी। तो ये जो भी टर्म है हमारा, इसको आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आर हमको किधर चलने पे मिलता है, किस डायरेक्शन में अगर हम मूव करते तो मिलता। तो एक्स डायरेक्शन में चलते तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो एक्स में अगर मैं केवल चलता तो मुझको रेंज मिल जाता यहाँ तक, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस की बात है, हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए और किस डायरेक्शन के लिए, तो एक्स डायरेक्शन के लिए। एक्स डायरेक्शन में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी बेसिकली मुझे क्या यूज करना चाहिए, एस एक्स। एस एक्स बराबर क्या हो जाता, यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी, तो एस एक्स हमारा क्या है बच्चों, आर है। यू एक्स क्या है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो बच्चों ये हमारा एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आप पढ़े होंगे, किसी वेक्टर को अलोंग द एंगल रिजॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें कॉस मिलेगा। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा, एंड अवे फ्रॉम द एंगल यू साइन थीटा, ठीक है ना। तो रिजोल्यूशन जब पढ़ते हो तो आपको यही समझाया जाता है, ये नहीं समझाया जाता है कि एक्स में रिजॉल्व करोगे तो कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कि थीटा किस एक्सिस के साथ बना है। तो आपको याद क्या रखना चाहिए कि किसी वेक्टर को एंगल की तरफ रिजॉल्व कर रहे हैं तो कॉस थीटा होगा, अवे फ्रॉम द एंगल कर रहे हैं तो साइन थीटा होगा। यानी यू एक्स को हम क्या ले सकते हैं बच्चों यहाँ पे, यू कॉस थीटा, क्लियर। टी, अगर टाइम हमको मिल जाता हमारा काम हो जाता, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपको याद है, एक्स वाले जो भी काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज करते हैं उसमें दो ही फॉर्मूले हमें मालूम है, एक एस एक्स बराबर यू एक्स टी, ये टर्म तो खत्म हो जाता है ना बच्चों, ये तो जीरो हो जाता है क्योंकि ए एक्स जीरो है। और दूसरा क्या होता है, वी एक्स बराबर यू एक्स। तो पहले वाले इक्वेशन से तो टी मिलने से रहा, यानी इसकी मदद किससे लेंगे हम, दूसरे वाले इक्वेशन से लेंगे। तो कैसे लेंगे, तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो पूरा समय है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो जाने का पूरा समय है, वही समय यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का है, ठीक है। मतलब ये बहुत एक अच्छी सी बात है कि अगर मान लो यहाँ पे कोई कैसे एग्जांपल आपको समझाएं, मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है ना, ये गाड़ी चल रही है ऐसे सीधे यू रफ्तार से, ठीक है, और चलती हुई गाड़ी से आप कुछ प्रोजेक्ट किए, ठीक है। तो जो प्रोजेक्शन इसका किए, ये जब जहाँ यहाँ पर आके मान लो कहीं गिरेगी, उतने देर में ये गाड़ी भी यहीं पर पहुँच जाएगी, ये गाड़ी फिर यहीं पे पहुँच जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका, इधर से और इधर से जाने का, वो दोनों क्या है, सेम है। प्रैक्टिकली सिचुएशन है, ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी, क्योंकि देखिए जब हम प्रोजेक्टाइल करेंगे बच्चों, तो ये गाड़ी तो यू से चल रही है, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, इसका तो एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा क्या रहेगा, यू ही रहेगा, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जितना चलने में इसका समय लग रहा है उतना इसका समय लगेगा, क्लियर है ना। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है सीधे या फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है, समय क्या है हमारा बच्चों, सेम ही लगना है, ठीक है। तो देखो ये कोऑर्डिनेट देखो, ठीक है ना, यहाँ से पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया तो वाई में कितना चला, इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं तो यहाँ से प्रोजेक्ट किए, यहाँ पर पहुँच गया तो वाई में कितना चला, तो वाई में कुछ नहीं चला सर, ठीक है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। तो जब मैं एस वाई का फॉर्मूला यूज करूँगा तो क्या लिखूँगा, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, क्लियर है। तो एस वाई कितना हुआ बच्चों, जीरो, ठीक है ना। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनको तो इसको समझने में बहुत दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में, ठीक है ना, क्योंकि वो एनालाइज ही नहीं कर पाते थे, सर एस वाई जीरो कैसे होगा। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो तो बच्चों ध्यान से देखो, मैं किसी टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, किसी टाइम की, इस टाइम की नहीं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस समय पे पूछता तो ठीक है, कुछ वाई चलता ही, ठीक है ना। ये किस समय की बात कर रहा हूँ, जब प्रोजेक्टाइल लैंड कर गया है, जब पार्टिकल क्या कर गया, लैंड कर गया, हिट कर गया है ग्राउंड पे। तो जब हिट कर गया है तो वहाँ पर वाई कितना हुआ है, वाई कुछ है ही नहीं, वाई तो इधर था, जहाँ से चले वहीं पर पहुँच गए, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा,
ठीक है। हाँ, और किसी समय की बात होती तो जरूर से कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट होता। यू वाई कितना है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, यू साइन थीटा, कितना है, यू साइन थीटा, ये टी हो गया। एक्सेलरेशन ए वाई की तरफ बच्चों, नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर, क्लियर है, इक्वल टू 0। आप यहाँ से टी निकाल सकते हो, तो देखो बच्चों टी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2 इक्वल टू 0। तो एक तो बच्चों यहाँ से टी की वैल्यू आ गई, एक तो टी 0 हो गया, दूसरा एक यहाँ से टी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। यानी t इक्वल टू 0, तो ये ठीक है ना, प्रोजेक्शन करने का समय। और जब प्रोजेक्टाइल, जब पार्टिकल क्या हो गया, लैंड हो गया, तो ये पूरा समय कितना है, 2u साइन थीटा बाई जी। टी कितना आ गया बच्चों, यहाँ से हमारा एक डेरिवेशन हमारा तो यहीं से कंप्लीट हो गया। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों कितना हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी, क्लियर है। हम रेंज डिराइव करने जा रहे थे, क्या हमारा पहले डिराइव हो गया, टाइम। खैर, समय जब हमें मिल गया तो समय को इसमें रख देते हैं, कितना हो गया ये, u कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। आ रहा है समझ में बच्चों, ठीक है। अब इसको देखो थोड़ा सा अरेंज कर लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्लियर। तो ये रेंज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो कौन कौन से टर्म हमने लिखे थे, रेंज लिखे थे, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखे थे और मैक्सिमम हाइट, जिनमें से दो चीज़ तो हमारी डिराइव हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। आइए अब डिस्कस करते हैं मैक्सिमम हाइट की, ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्या होगा हमारा, देखिए बच्चों क्या होगा, रफली फिगर एक यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बच्चों, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। पहले आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर ये मैक्सिमम हाइट डिराइव करने के लिए मुझे क्या सोचना चाहिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया था कि जो भी टर्म आपको डिराइव करने के लिए पूछ रहा है या फिर आपसे पता करने के लिए पूछ रहा है, आप पहले देखो कि उसके लिए मुझे किधर जाना पड़ेगा। तो ये जो हाइट है बच्चों इधर की तरफ, यानी हमको किधर जाना पड़ेगा, वाई में जाना पड़ेगा। वाई में चले जाते हैं तो ये वाली लेंथ मिल जाती, समझ में आ रही है। तो वाई में जाना है मतलब वाई का इक्वेशन यूज़ करना है, यानी हमको एस वाई चाहिए। तो एस वाई बच्चों ध्यान से देखो, दूसरे इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन में मिल जाता है हमको। एस वाई क्या होता है, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, एक तो इसमें भी होता है, और लास्ट वन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, तो वहाँ पे हमको s मिल जाएगा। खैर पहले इसे डिराइव कर लेते हैं, आपको जो इक्वेशन यूज़ करना है उससे करो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। हाँ, समझने वाली बात है कि ये जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, तो हमारा टोटल टाइम कितना था बच्चों, टोटल टाइम कितना था, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय है और यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय है, ठीक है ना, ये टोटल समय कितना था, 2u साइन थीटा बाई जी, मतलब ये आधा हो गया ना। देखो इसके अबाउट फिगर क्या है, सिमेट्रिकल है, तो जाने का समय इसको क्या हम पढ़ते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, कितना हो जाएगा, u साइन थीटा बाई जी, टोटल होता था 2u साइन थीटा बाई जी, और जाने का समय टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। यानी जब हम मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहे होंगे उस समय हमारा समय कितना खर्च हुआ होगा, u साइन थीटा बाई जी, बस इसका ध्यान रखना था, तो इस पर रख दो। एस वाई क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, एच मैक्स, क्लियर। यू वाई कितना है, u साइन थीटा, ठीक है। टाइम कितना है, u साइन थीटा बाई जी, क्लियर। इस वाले टर्म को अब सॉल्व करते हैं, -1/2 जी, ठीक है ना, ग्रेविटी की तरफ नीचे की तरफ, टी कितना है, u साइन थीटा बाई जी। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो टर्म है u साइन थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी,
और ये भी देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी हो जाएगा, जी स्क्वायर से जी कटेगा तो क्या आएगा, जी आएगा, और साथ में हाफ बचेगा। तो आगे क्या होगा, अगर मैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, पूरे इक्वेशन में से, तो यहाँ बचा 1, यहाँ क्या बचा 1/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, मतलब जो रेंज हमारा आया वो कितना है बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हमारा सॉरी रेंज नहीं है, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है ना, क्लियर। तो क्या सर कंपलसरी है ये कि हमें यही यूज़ करना है, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप थर्ड इक्वेशन को भी यूज़ करते बच्चों तो यही आंसर आता। देखिए कैसे, थर्ड इक्वेशन हमारा क्या था बच्चों, वी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर वाई प्लस 2ay एस वाई, ठीक है ना। तो देखो बच्चों इसमें भी एस वाई है और हमें एस वाई ही कैलकुलेट करना है क्योंकि हमको वाई डायरेक्शन में जाना है। तो इसको अप्लाई करते हैं तो इससे थोड़ा जल्दी में आ जाता, ठीक है ना। लेकिन मैं दोनों डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूँ कि आपको एक चीज़ बतानी थी कि टाइम ऑफ एसेंट कितना है, हाफ है, इसीलिए इसको यूज़ किया। और इसको यूज़ किस लिए कर रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नहीं होती है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है बच्चों, इधर की तरफ, वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी नहीं होती है। तो यू वाई को क्या लिखेंगे, यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यानी इसका इधर कंपोनेंट क्या हो गया, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2g एच मैक्स, क्लियर। एक लाइन में आंसर आ जाता आपका। एच मैक्स बराबर क्या हो जाता, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, क्लियर। तीनों के तीनों डेरिवेशन हमारे हो गए। तो आपको याद क्या रखना है बच्चों, बिल्कुल इसको इस डेरिवेशन को दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है ना। आदत आपको पड़ जाएगी फार्मूला यूज़ करने की, फार्मूला वगैरह कुछ नहीं यूज़ करना, ठीक है। याद क्या रखना है कि हमें जो चीज़ भी कैलकुलेट करनी थी ना, वो उसके लिए मुझे किस डायरेक्शन में जाना पड़ता है, इतना बेसिक सा सोच लेते तो आप सवाल को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते, ठीक है ना। बच्चों का अधिकतर दिक्कत होता है कि सवाल पढ़ के सोच ही नहीं पाते शुरू कहाँ से करें, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप देखोगे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है वो किधर जाने पर मिलेगा, हो सकता है एक्स जाने पर मिले, रेंज पूछता है तो एक्स में जाने पर मिलता है तो एक्स का इक्वेशन यूज करो। हाँ उसमें कुछ अननोन टर्म आते हैं तो वो सेकंड इक्वेशन की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो। वाई में जाना होता तो वाई वाला यूज़ करो, ठीक है। तीन ही तो इक्वेशन है, उसमें भी इतना सोचना क्या है। आइए, तो हमने बच्चों रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव कर लिया, क्लियर है। तो आगे क्या, आगे बच्चों कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप अगर याद रखें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है बच्चों, रेंज का फॉर्मूला क्या है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, कोई दिक्कत। टाइम का क्या था बच्चों, टाइम पीरियड क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या थी बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर आपको ऐसे याद करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि अभी जस्ट आप इसके पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करते करते वही सारे फॉर्मूले दिमाग में चल रहे होंगे, तो बेटर है कि आप इसको उस टर्म में लिख लो। देखो टाइम, देखो टाइम, ठीक है, u साइन थीटा बेसिकली हमारा क्या है बच्चों, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2u y बाई जी, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिख लो, ठीक है, 2u y बाई जी। याद आ रहा है ये कुछ ऐसा, ऐसा कहीं पढ़े थे। अगर मैं इस पार्टिकल को ड्रॉप कर देता नीचे की तरफ, ठीक है ना, या फिर इस पार्टिकल को मैं ऊपर की तरफ फेंक देता u वेलोसिटी से, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी कहीं पे जीरो होती, तो समय बताओ
ठीक है ना। तो क्या यूज कर रहे थे, v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है, यही यूज कर रहे थे ना। तो t बराबर क्या आता था, ऐसा ही तो कुछ आता था u बाई जी। तो ये तो बस चढ़ने का समय है, उतरने का समय भी कितना होता है u बाई जी, तो टोटल कितना हो जाता है 2u बाई जी। तो हमारा ये क्या आया है 2u बाई जी है। बस इसमें ये जो u है वो किधर है, y डायरेक्शन। याद आ रहा है कुछ? चलिए अब इसको देखो बच्चों, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा कॉस थीटा बचा, तो u साइन थीटा क्या हो जाता है ui, और u कॉस थीटा क्या हो जाता है ux। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ux ui बाई जी, ठीक है। उसी तरह मैक्सिमम हाइट देख लो बच्चों, u साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यानी u साइन थीटा बेसिकली क्या है ui, यानी ui का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। अगर आपको ये दोनों फॉर्म में याद है तो यकीन मानिए आपके क्वेश्चन शायद ही फंसे, ठीक है ना। और अगर सवाल नहीं हो रहा तो उसमें मैथमेटिकल एरर होगा आपका, ठीक है ना। फिजिक्स के लॉजिक की वजह से तो नहीं फंस सकते, हो सकता है कि जल्दीबाजी में डायरेक्शन प्लस माइनस करने में थोड़ी गड़बड़ी कर दी हो, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है इस पर बनेगा, ठीक है। आइए और बेसिक बातें कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पर आएंगे। तो जो जनरल चीज़ें आपके स्कूलों में पूछी जाती हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फाइनली हम लोग न्यूमेरिकल को करेंगे और न्यूमेरिकल का लेवल एक एडवांस लेवल तक जाएगा। तो हाँ, लेकिन एडवांस तक जाने का जो सीढ़ी होता है ना वो बिल्कुल बेसिक होता है, ठीक है। तो आपको ये दिमाग से हटा देना है कि आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो बाहर ही कहीं जाएंगे तो तैयारी हो पाएगी। तैयारी आपके स्कूल में ही होती है, आपके अंदर तैयारी होती है, ठीक है ना। बेसिक जितना क्लियर होगा तो फिर कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये कि मैं फिजिक्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं, जो लॉजिकल सी बात है। रेंज का फॉर्मूला क्या बच्चों, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, ठीक है ना। अब मुझे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए तो मैक्सिमम कितनी दूरी तक जा सकता है, ठीक है ना। किस एंगल पे फेंके कि मैक्सिमम दूरी तक जाए वो, ठीक है ना। अब मान लो मैं u वेलोसिटी से फेंका तो जरूरी तो नहीं है ना कि किसी भी एंगल पे फेंकूँ तो मैक्सिमम दूरी पे जाए। अगर वेलोसिटी इधर ही है, एंगल ऊपर कर दिए तो हो सकता है ऐसे ही गिर जाए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है, आर मैक्स कितना हो सकता है ये बताओ। तो कितना हो सकता है बच्चों, यहाँ से आपको दिख रहा होगा आर को मैक्सिमम करना है, और हमने कहा है कि फॉर अ गिवन वेलोसिटी, यानी फॉर अ गिवन वेलोसिटी का मतलब u तो आपका कांस्टेंट हो गया, g तो कांस्टेंट हो गया, तो मैक्सिमम मिनिमम किस चीज़ पे डिपेंड करेगा बच्चों, साइन 2 थीटा पे। यानी आर मैक्स होगा तब जब साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और हमें मालूम है बच्चों कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 1 किस एंगल पर मिलेगा, पाई बाई 2 पे, तो थीटा क्या हो गया पाई बाई 4। मतलब एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री, ठीक है। अब आप किसी भी वेलोसिटी से फेंको, u कुछ भी हो, रेंज मैक्सिमम किस एंगल के लिए होगा 45 डिग्री ही के लिए होगा, ठीक है। क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ से एक्सप्रेशन देखो रिड्यूस कैसे हो जा रहा है। आर मैक्स कब हो रहा है बच्चों, आर मैक्स कब हो रहा है एट 45 डिग्री। 45 डिग्री यहाँ पर रख लोगे तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर बाई जी, यानी मैक्सिमम रेंज आर मैक्स का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों u स्क्वायर बाई जी। क्लियर है, ठीक है ना। हाँ, मैं क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ, बोल के ही समझा दिया हूँ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आर मैक्सिमम कब होता है, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी u स्क्वायर बाई जी। चलो दूसरी चीज़ देखो, रेंज की बात कर रहे हैं तो पहले रेंज ही की बात कर लें। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका किसी एंगल पे,
ठीक है, और उसी पार्टिकल को किसी और एंगल पे फेंक रहा हूँ सेम वेलोसिटी से, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग एंगल के लिए रेंज हमारा सेम आए? लॉजिकल सी बात है। क्या थीटा को छोड़ के कोई और ऐसा एंगल है जिसके लिए हमारा रेंज सेम आए? हाँ, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, यू फिक्स है, ठीक है ना। आप किसी बॉल को फेंक रहे हो किसी स्पीड से, तो उसी स्पीड से फेंकनी है, बस एंगल बदल लेना है, तो क्या रेंज सेम होगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है। रेंज whether r is equal for two different angle, whether r is equal for two different angle having same velocity, having same velocity, ठीक है ना। या फिर वेलोसिटी से बेटर है कि हैविंग सेम प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, ठीक है ना। जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है वो चेंज नहीं होगा, तो क्या रेंज हमारा दो अलग अलग एंगल के लिए सेम हो सकता है? तो हो सकता है बच्चों। देखो कैसे, एक तो भैया हमें दिख रहा है कि कितने एंगल पे फेंका गया है, थीटा पे, ठीक है। तो आर थीटा पे अगर मैं निकालूं तो कॉमन सी बात है, ये तो यही फार्मूला ही हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है ना। थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं तो रेंज कितना है, ये तो हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। क्या कोई और एंगल है जिस पे यही आ जाए वैल्यू? तो देखिए बच्चों, थीटा के जगह अगर मैं 90 माइनस थीटा रखता, ठीक है ना, सब्सक्रिप्ट में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 90 माइनस थीटा प्रोजेक्टेड एंगल है। अब तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2, यहाँ पर क्या लिख लेंगे 90 माइनस थीटा बाई जी। अब u को जैसे 2 को जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा बाई जी, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए सबको आती है, अगर आपको नहीं आती है तो बताइएगा, मैं उसका भी लेक्चर बना के डाल दूंगा, ठीक है ना। एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि बिना वेक्टर और बिना बेसिक मैथमेटिक्स के फिजिक्स को आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, तो बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी मैथमेटिक्स है, लेकिन जो फिजिक्स में जो अप्लाई होंगी, ठीक है ना, वो छोटे मोटे चीज़ें आनी चाहिए। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही होगा। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मतलब ये एक्सप्रेशन इसमें रिड्यूस हो गया। और ये किस एंगल के लिए निकाले थे, 90 माइनस थीटा के लिए। अब ध्यान से देखो, थीटा पे भी बच्चों हमारा कितना आया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और 90 माइनस थीटा पे भी कितना आया, सेम एक्सप्रेशन आया। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं थीटा पे फेंकूं या 90 माइनस थीटा पे फेंकूं तो हमारा रेंज सेम होगा, ठीक है ना। यानी लॉजिकल सी बात है कि अगर मैं एक आपको डेटा दे दूं कि 30 डिग्री पे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, 20 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है, और आप कोई ले लो 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है, तो बताओ उनका रेंज और किस एंगल के लिए सेम आएगा। तो ये 30 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 20 है तो 90 माइनस थीटा दैट इज 70, और 60 पे प्रोजेक्ट करेंगे तो अगला दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, जिस पर रेंज इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्कूलों में बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है ना। चलिए, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आगे देखते हैं। आज बेसिक बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम जोरदार न्यूमेरिकल किया जाएगा मिलके, ठीक है। आइए, अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं किसी एंगल पे, क्लियर। तो एक और ऐसा एंगल होगा कोई, ठीक है ना, वो एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा, कि जिसके लिए पार्टिकल क्या होगी, सेम रेंज कवर करेगी, सेम रेंज कवर करेगी, ठीक है ना।
ये तो सारे बच्चे जानते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन देखिए फिगर बनाने ही से एक चीज़ हमको डिफरेंट दिख रही है। क्या क्या चीज़ डिफरेंट दिख रही है? कि रेंज तो सेम होगा लेकिन उन पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है ना, रेंज सेम दिख रहा है ना दोनों पार्टिकल का, लेकिन मैक्सिमम हाइट क्या है? अलग अलग है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि रेंज में मतलब आर में, H1 में, H2 में रिलेशन बताइए। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड रिलेशन बिटवीन H1, H2 एंड R। क्लियर है? तो क्या होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सी बात। रेंज तो हमें मालूम है, ठीक है ना, रेंज मालूम है कि थीटा पे हो या फिर 90 माइनस थीटा पे हो। रेंज तो सेम आना है, तो आर कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, H1 क्या होगा? मैक्सिमम हाइट। किसके लिए कह रहा हूँ मैं? थीटा के लिए। H1 कितना हो जाएगा बच्चों? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, H2 क्या होगा? H2 कब मिल रहा है, किस साइड पे किस एंगल के लिए मिल रहा है? 90 माइनस थीटा के लिए। तो यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा होता है ना। तो H2 क्या लिख लेंगे? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, H1 मिल गया, H2 मिल गया। हमें H1, H2 और R में रिलेशन निकालना। तो बेसिकली हम कुछ ऐसा चेंज करेंगे कि एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, सॉल्व करके देखा जाए। तो आइए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, H1 इंटू H2 करके देखते हैं क्या हमें मिलता है। ठीक है ना, H1 इंटू H2 करके देखो बच्चों। तो H1 है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। कोई दिक्कत? जी नहीं सर, दिक्कत नहीं है। अब ये क्या किसी फॉर्म में चेंज हो सकता है? तो एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे साइन थीटा है, कॉस थीटा है। ठीक है ना, और रेंज में हमें दिख रहा है कि साइन 2 थीटा है। तो जब साइन और कॉस साथ में हो तो साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। मतलब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ किस में? साइन 2 थीटा में। तो इस पूरे इक्वेशन में बच्चों ध्यान से देखना, पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और 4 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो देखो क्या मिलता है। इसको अब अंदर लेके जाओ। तो देखो बच्चों, यू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, 4 को भी अंदर ले गए, 2 हो गया। ठीक है, इसमें से 4 बाहर ले लिए तो 16 यहाँ पर आ गया और ये g हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 नीचे। तो देखो u का स्क्वायर u नहीं u स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है ना, तो u का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? u टू द पावर 4। तो u स्क्वायर यहाँ भी है, u स्क्वायर यहाँ भी है। साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना, मतलब ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर की चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, नीचे कितनी है? 2 2 4 4 16 बाहर ले लिए, तो जी का स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर। अब ये चीज़ क्या है बच्चों हमारी? ये तो रेंज है ना। तो रेंज इसको क्या लिख सकते हैं? यहीं पे लिख दें, ये हमारी है आर। ठीक है ना, तो ये हो गया बच्चों आर बाई 16। ठीक है ना, और आर बाई 16 नहीं, आर स्क्वायर बाई 16, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, और ये चीज़ हमारी रेंज होती है। ठीक है, यानी हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या है? आर स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू H1H2। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? R बाई 4 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H1H2, यानी यही हमारा रिलेशन। ठीक है ना, R बराबर क्या है? 4 अंडर रूट में H1H2। क्लियर? अब थोड़ा सा मैथमेटिकल अरेंजमेंट था, ट्रिग्नोमेट्रिक अरेंजमेंट था,
कोई ख़ास चीज़ थी नहीं, ठीक है ना। H1 H2 को मल्टीप्लाई कर लेना था और उसको रेंज के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो ये तो अधिकतर सारे बच्चों को मालूम होता है कि थीटा और 90 थीटा पे रेंज इक्वल होता है, लेकिन उसी एंगल के लिए H1 H2 और R में रिलेशन क्या होता है वो बच्चों को थोड़ा कम याद रहता है, ठीक है ना। तो अब देख लीजिएगा अच्छे से, क्लियर। बेसिक बहुत सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब एक और छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में, मतलब जब अगला वीडियो बनेगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, मैक्सिमम हाइट पे चर्चा नहीं हुई, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है ना। पूरा फील के साथ समझना। मैं कहूँ कि HMX तो लिखा ही है ये, ठीक है ना। HMX का मतलब क्या है कि मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर किसी पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट अटेंड करनी हो, ठीक है, ये HMX कब और मैक्सिमम हो सकता है? HMX की वैल्यू और मैक्सिमम कब हो सकती है? तो कब हो सकती है बच्चों? इसके साथ भी वही कंडीशन है कि ये दोनों तो कांस्टेंट हो गया फॉर अ गिवन वेलोसिटी, यानी डिपेंड कर रहा है किस पे? थीटा पे। तो ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मतलब कि थीटा क्या हो? π/2। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है आपको? चलिए समझाते हैं। थीटा क्या हो? π/2। π/2 आप रख दो बच्चों, ठीक है ना। H मैक्सिमम कितना हो जाएगा? u स्क्वायर बाई जी, सॉरी 2g होता है ना, 2g। मतलब रेंज मैक्सिमम कब होगा? 45 डिग्री पे, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? 90 डिग्री पे। ये क्या कह रहा है? देखिए समझने की कोशिश करिए। किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है ऐसे, ठीक है ना, u वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा, तो पार्टिकल कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हमको मैक्सिमम हाइट मिली। मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम हाइट मुझे और चाहिए, तो किसी और एंगल पे फेंकें, तो मैक्सिमम हाइट ये मिली, ठीक है ना। एंगल को एक्स एक्सिस के साथ एंगल लिया जाता ना, एंगल को क्या कर लिए? 90 डिग्री ले लिए, मतलब पार्टिकल को इधर फेंकें, तो ऐसे फेंकेंगे तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट लेगी। यानी बेसिकली वो क्या करेगा इस सिचुएशन में? वो क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन करेगा। समझने वाली बात है। इस सिचुएशन में वो क्या कर रहा होगा? स्ट्रेट लाइन कर रहा होगा। ये तो फॉर्मूला पढ़ा है ना आपको, याद है? इधर से फेंके ऊपर गई तो ये हाइट बताओ। तो स्ट्रेट लाइन में क्या करते थे? फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है ना। g मान लो नेगेटिव है नीचे की तरफ, तो h बराबर क्या आ गया यहाँ पे? ये तो फाइनली 0 हो जाएगा, तो u स्क्वायर बाई 2g। कुछ याद आ रहा है? तो HMX होने का एक ही पॉसिबिलिटी ही है, जब क्या हो? हम सीधे पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकें, किसी एंगल पे ना फेंकें, ठीक है ना। तब ये जाके मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, ठीक है। बात समझ में आई है क्या कह रहा है? चलिए आगे देखते हैं। जब हमारा R मैक्स होता है, ठीक है ना, जब R मैक्सिमम होता है, ठीक है, किस एंगल के लिए होता है बच्चों? 45 डिग्री के लिए। तो जिस एंगल के लिए R मैक्सिमम होता है उस एंगल के लिए H कितना होगा, ठीक है, उसका हमें रिलेशन निकालना। तो देखो R बराबर क्या हो गया बच्चों? u स्क्वायर क्या होता है? साइन 2 थीटा बाई जी, क्लियर है। और H मैक्स क्या हो गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, क्लियर है। तो ये मैक्सिमम कब होगा? R मैक्सिमम कब होगा? 45 डिग्री पे 45 रख दो, कितना आ गया? u स्क्वायर बाई जी। 45 इसमें रख दो, H मैक्सिमम कितना हो गया? साइन 45 इज 1/√2, तो स्क्वायर कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी कितना हो गया? 4g। अब u स्क्वायर बाई जी क्या होता है? R मैक्स। मतलब इस 4 को हटा दूं, अगर मैं यहाँ पर रख दूं, ये क्या है? R मैक्स है। यानी H मैक्स और R मैक्स में रिलेशन क्या हो गया बच्चों?
तो मैंने आपको छोटी छोटी सारी बातें बता दी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री पढ़ेंगे और ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे। अभी बहुत सारी बेसिक ही बातें बताई है आपको, ठीक है ना। पहले लेक्चर में आपको मैं नहीं चाहता था कि बहुत सारे न्यूमेरिकल करा दूं, क्योंकि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे बच्चों और न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लेक्चर को पढ़ते रहिए, वीडियो को पढ़ते रहिए। जो भी दिक्कत हो, कोई चीज़ अगर उसमें नहीं समझ में आ रही है तो आप ज़रूर कंटेंट में बताएं। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा इसको और आसान से आसान तरीके में समझाने की, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद ही आपको इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। एनीवेज दिक्कत हो सकती है किसी को भी, तो आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू।